नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 15। इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री के जो है आपके 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। पहला क्वेश्चन। साथ ही साथ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य जो हैं कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन देखिए, मेहरगढ़ पाकिस्तान, जेरिको जॉर्डन, ओमो किबिस इथोपिया या फिर अल्टामीरा फ्रांस। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। आपको पूछा गया है आधुनिक मानव के जीवाश्म, ठीक है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आधुनिक मानव के जीवाश्म के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं कहाँ से मिले हैं, यूथोपिया से मिले हैं दोस्तों। यूथोपिया अफ्रीका के ओमो किबिस नामक स्थान से मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं दोस्तों ओमो किबिस इथोपिया अफ्रीका से, ठीक है। इथोपिया कहाँ पर था आपका, अफ्रीका में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। ऋग्वैदिक देवता वरुण जाने जाते हैं, आपको बताना है ऋग्वैदिक देवता वरुण जो है जाने जाते हैं दोस्तों। इनको क्या जाना जाता है, वायु के देवता के रूप में, युद्ध के देवता के रूप में, जल के देवता के रूप में या फिर तूफान के देवता के रूप में। चलिए आंसर कीजिए। मैंने आपको ऋग्वैदिक काल जो है अच्छे से दोस्तों बता रखा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऋग्वैदिक देवता जो है वरुण जो है दोस्तों जाने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या हो जाएगा 2 का राइट आंसर, जल के देवता के रूप में जाना जाता है दोस्तों वरुण को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऋग्वैदिक देवता वरुण को जो है दोस्तों मुख्य रूप से जल के देवता के रूप में जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए कितने सूक्त का वर्णन हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ अग्नि के लिए कितने सूक्त का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है, ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है दोस्तों कितने सूक्त का प्रयोग हुआ है, 250 सूक्त का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखेंगे अग्नि के लिए जो है कितने सूक्त का प्रयोग हुआ है। अग्नि के लिए दोस्तों आपके कितने सूक्त का प्रयोग हुआ है, 200 सूक्त का प्रयोग हुआ है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भीमबेटिका की शैल चित्रों का अध्ययन नहीं किया है, ठीक है। आपको पूछा गया है भीमबेटिका की शैल चित्रों का अध्ययन जो है इनमें से किसने नहीं किया है। ऑप्शन देखिए, V.S. वाकड़कर, यशोधर मठपाल, इरविन न्यूमायर और R.C. मजुमदार। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको बताना है भीमबेटिका, ठीक है, भीमबेटका के शैलचित्रों का अध्ययन इनमें से किसने नहीं किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों R.C. मजुमदार, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। R.C. मजुमदार ने दोस्तों भीमबेटका के शैलचित्रों का अध्ययन नहीं किया है, ठीक है। बाकी तीनों आपके राइट रहेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है राइट रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलूँ, भीमबेटका जो है आप जानती हैं, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है, ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश दोस्तों। साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा कि भीमबेटिका को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो भीमबेटिका को आपको याद रखना है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इसको कब शामिल किया गया, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका 2003 में जो है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 2003 में भीमबेटिका को जो है दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है भीमबेटिका की खोज किसने की,
ठीक है। तो भीमबेटका की खोज जो है दोस्तों किसने की? वी.एस. वांकड़कर ने की। ठीक है, ध्यान रखेंगे भीमबेटका की खोज अगर किसने की आपको पूछा जाएगा तो आंसर क्या रहेगा आपका? वी.एस. वांकड़कर। ठीक है, भीमबेटका की अगर आपको खोज पूछ ली जाए, ठीक है, भीमबेटका की खोज किसने की? तो ध्यान रखेंगे वी.एस. वांकड़कर ने दोस्तों भीमबेटका की खोज की। ठीक है, कब की अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे कब की? 1957 में। 1957 में दोस्तों भीमबेटका की खोज किसने की? वी.एस. वांकड़कर। ध्यान रखेंगे इनको जो है दोस्तों जाना जाता है, ठीक है, वांकड़कर जो है इनको जो है विष्णु श्रीधर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विष्णु श्रीधर, विष्णु श्रीधर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों भीमबेटका से संबंधित सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, भीमबेटका जो है दोस्तों भीमबेटका के शैलचित्रों का अध्ययन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था किसने नहीं किया? तो आर.सी. मजूमदार ने नहीं किया। ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना है भीमबेटका कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा भीमबेटका की खोज किसने की? आंसर रहेगा आपका वी.एस. वांकड़कर ने की दोस्तों। कब की? 1957 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किस सिंधु स्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है सिंधु स्थल, कौन सा सिंधु स्थल है जहां से आपको विशाल स्टेडियम मिले हैं दोस्तों, विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या फिर दायमाबाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आपको पूछा गया है सिंधु स्थल जहां से विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर? साथ ही साथ दोस्तों आप कमेंट जरूर करें, प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों आप आंसर देने का प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको 4 का राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? सिंधु स्थल कौन सा है जहाँ से विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं? तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है, किसके प्रमाण मिले हैं? विशाल स्टेडियम के। ठीक है, धौलावीरा दोस्तों आप जानती हैं धौलावीरा आपका कहाँ पड़ता है? धौलावीरा दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के गुजरात में स्थित जो है धौलावीरा जो है दोस्तों एक विशाल जो स्टेडियम है, इसके प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ठीक है, धौलावीरा से। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है धौलावीरा को किसके लिए जाना जाता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे धौलावीरा को जाना जाता है दोस्तों अपनी अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। ठीक है, यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, यानी कि आपका जल प्रबंधन प्रणाली की जो है दोस्तों धौलावीरा को जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, यह जो स्टेडियम नगर था दोस्तों, जो विशाल स्टेडियम था जिसके प्रमाण मिले हैं, ठीक है, ये विशाल स्टेडियम जो है दोस्तों ये स्टेडियम नगर के मध्यम और दुर्ग भाग के बीच में स्थित था दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। मैंने धौलावीरा जो है आपको अच्छे से समझा रखा है डिटेल क्लास में, वहाँ दोस्तों आप उसको जरूर देखिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है सिंधु सभ्यता की धौलावीरा से किसके प्रमाण मिले हैं? तो विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, घोड़े की हड्डियों के अवशेष किस सैंधव स्थल से मिले हैं? आपको बताना है घोड़े की हड्डियों के अवशेष जो है ये किस सैंधव स्थल से मिले हैं। ऑप्शन देखिए, लोथल, सुरकोटड़ा, कालीबंगा या फिर धौलावीरा। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। आपको बताना है सिंधु सभ्यता की किस स्थल से जो है घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन देखिए, लोथल, सुरकोटड़ा, कालीबंगा या फिर धौलावीरा। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सुरकोटड़ा से जो है
घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जो सुरकोटड़ा है, ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है जो सुरकोटड़ा है दोस्तों, ये कहाँ पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ है स्थित, तो ये है दोस्तों गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, ये जो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है सुरकोटड़ा, ये कहाँ स्थित है, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि सुरकोटड़ा से दोस्तों क्या मिले हैं, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, आप डिटेल क्लास जरूर देखें इसकी। ठीक है, सुरकोटड़ा से दोस्तों एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ से दोस्तों क्या मिले हैं, यहाँ से कलश समाधान मिले हैं। कलश समाधान, ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि कलश समाधान जो है ये किस सैंधव स्थल से मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका सुरकोटड़ा। ठीक है, यहाँ से कलश समाधान हो गए। ठीक है, घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि ये जो सुरकोटड़ा है, ये जो स्थल है, ठीक है, जो सैंधव स्थल है सुरकोटड़ा, इसकी खोज किसने की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो इसकी खोज जो है दोस्तों किसने की, इसकी खोज जो है दोस्तों, इसकी खोज की जेपी जोशी ने। ठीक है, जेपी जोशी ने दोस्तों खोज की सुरकोटड़ा की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कब की अगर आपको पूछा जाएगा तो आंसर करेंगे 1964, 1964 में। ध्यान रखेंगे, जेपी जोशी ने सुरकोटड़ा की खोज की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। तो मैंने आपको बता रखे हैं वेदांग कितने हैं टोटल आपके, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसमें वेदांग नहीं है। ठीक है, क्या रहेगा आंसर बताइए। वेदों के अर्थ को समझने के लिए दोस्तों कितने वेदांगों की रचना की गई, 6 वेदांगों की रचना की गई, यानी कि वेदांग कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए शिक्षा स्मृति कल्प छंद कौन सा नहीं है इसमें पूछा गया है, तो 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए शिक्षा भी जो है आपका वेदांग है, कल्प है, छंद भी है, लेकिन स्मृति नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, कि जो आपके वेदांग हैं वो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, 3 तो ऊपर आपको मिल गए। ठीक है, शिक्षा कल्प और छंद, इसके अलावा जो है आपको याद रखने व्याकरण। ठीक है, व्याकरण हो गया आपका चौथा। ठीक है, पांचवा याद रखेंगे निरुक्त। ठीक है, निरुक्त, और पांचवा छठा आपको याद रखना है ज्योतिष। ज्योतिष, तो ये 6 जो हैं वेदांग हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से हैं, शिक्षा कल्प छंद ज्योतिष व्याकरण और निरुक्त। ठीक है, 6 के 6 आपको याद रखने, आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है। ऑप्शन देखिए ध्यान, अर्थ, काम, मोक्ष। चलिए आंसर कीजिए, 7 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों भारतीय दर्शन में जो है 6 जो है क्या बताए गए हैं, पुरुषार्थ बताए गए हैं या लक्ष्य बताए गए हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान जो है पुरुषार्थ नहीं है दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय दर्शन में ध्यान को पुरुषार्थ नहीं माना गया है। यह क्या है, यह मोक्ष प्राप्ति का एक साधन मात्र है। ठीक है, साथ ही साथ अर्थ काम मोक्ष, और चौथा क्या है पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 जो हैं क्या हैं, पुरुषार्थ हैं। ठीक है, पूछे जाएंगे आपको। ठीक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान जो है पुरुषार्थ नहीं है, यह मोक्ष प्राप्ति का एक साधन मात्र है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों वैदिक काल में निम्न में से कौन सा वरिष्ठों का निकाय था। ठीक है, को की जगह का कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो वरिष्ठों का निकाय कौन सा था वैदिक काल में, सभा, समिति, विदव, विदथ या फिर गण।
ये भी मैंने आपको वैदिक काल जब बताया था, ये सारे जो है दोस्तों मैंने आपको बताए थे, सभा, समिति, विदत, गण। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। वैदिक काल में दोस्तों जो आपका कुलीन और वरिष्ठ लोगों की जो संस्था थी वो कौन सी थी, वो थी दोस्तों सभा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ध्यान रखेंगे, वरिष्ठों की और जो कुलीन लोग थे उनकी सभा कौन सी थी वैदिक काल में, सभा थी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों समिति की बात करें तो समिति क्या थी, समिति जो है वैदिक काल में दोस्तों ये क्या थी, जन साधारण संस्था थी। क्या थी, जन साधारण संस्था, जन साधारण संस्था थी क्या, समिति। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, जो विदत था दोस्तों, विदत क्या था, विदत जो है ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। ठीक है, आर्यों की अगर आपको पूछा जाए, आर्यों की प्राचीनतम, ठीक है, आर्यों की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो आंसर रहेगा आपका विदत। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 9 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, किन पुराणों में 16वीं शताब्दी तक के राजाओं के राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है। ऑप्शन देखिए, भागवत और स्कंद पुराण, विष्णु और नारद पुराण, मत्स्य और कुर्म पुराण, या फिर शिव और अग्नि पुराण। चलिए आंसर कीजिए, आपको बताना है किन पुराणों में 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों के राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है। क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर हो जाएगा भागवत और स्कंद पुराण। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों और तीर्थों का विवरण जो है ये दोस्तों कहाँ से मिलता है, भागवत और स्कंद पुराण से मिलता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या रहेगा आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। यहाँ पर आपने बताना है दोस्तों, जैन धर्म की जो त्रिरत्न है उसमें से एक जो है यहाँ पर नहीं है, कौन सा नहीं है वो बताना है। सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, या फिर सम्यक ज्ञान। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। आपको बताना है कौन सा जैन धर्म की त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर, सम्यक संकल्प नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या क्या है त्रिरत्न, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सम्यक संकल्प। जो ये सम्यक संकल्प है दोस्तों, ये जैन धर्म की त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। ये क्या है, ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है। क्या है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग मैंने बताए थे बौद्ध धर्म के। ठीक है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है, सम्यक दर्शन, यानी कि सम्यक दर्शन का मतलब सत्य में विश्वास। ठीक है, सम्यक ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान, और आपका तीसरा जो है, तीसरा आपका सम्यक चरित्र यानी कि आपका आचरण। ठीक, तो ये तीन जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है, इनको याद रखेंगे। सम्यक संकल्प जो है ये क्या है, ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने जनजातीय लोगों के साथ गौतम बुद्ध की भस्म के एक भाग को प्राप्त किया। ठीक है, ऑप्शन देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, या फिर अनिरुद्ध। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से किस शासक ने जनजातीय लोगों के साथ गौतम बुद्ध की भस्म के एक भाग को प्राप्त किया था। तो यहाँ पर दोस्तों 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अजातशत्रु। ध्यान रखेंगे, अजातशत्रु आप जानती हैं ये मगध नरेश थे। ठीक है, मगध नरेश अजातशत्रु ने दोस्तों अन्य गणराज्यों के साथ गौतम बुद्ध की भस्म यानी कि शारीरिक अवशेष का एक भाग प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। 12 है दोस्तों, आसुलियन औजार
शब्द मुख्यतः जो है किस कालखंड के औजारों के लिए प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है असुलियन औजार। ये असुलियन औजार शब्द जो है दोस्तों मुख्यतः किस कालखंड के औजारों के लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन देखिए, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल। क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर? 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे असुलियन औजार शब्द जो है ये मुख्यतः निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इस संस्कृति की जो है दोस्तों मुख्य विशेषता क्या है? हस्त कुठार। ठीक है, मैंने बताया था आपको हस्त कुठार और विदारणी जो है जैसे पत्थर के औजार यहाँ पर इस काल में निम्न पुरापाषाण काल में जो है प्रसिद्ध थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर करना है निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल महाराष्ट्र में नहीं है? ठीक है, ताम्र पाषाणिक स्थल जो है कौन सा जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, नवदातोली, दैमाबाद, सोनेगांव, नेवासा। चलिए बताइए कौन सा एक जो है ताम्र पाषाणिक स्थल जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? नवदातोली। ठीक है, नवदातोली दोस्तों ये महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है? ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों नवदातोली। बाकी जो है आपके तीनों जो है दैमाबाद, नेवासा और सोनेगांव, ये तीनों जो है दोस्तों ताम्र पाषाणिक स्थल है और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा नहीं है? नवदातोली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आंसर करेंगे दोस्तों। 14 है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है सामवेद का उपनिषद है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा ग्रंथ सामवेद का उपनिषद है। मैंने बताया था आपको ये। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। बृहद आरण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, मांडविक उपनिषद या फिर तैत्रीय उपनिषद। क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर? आपको पूछा गया है कौन सा ग्रंथ सामवेद का उपनिषद है, तो सामवेद का उपनिषद कौन सा है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद जो है ये क्या है? सामवेद का उपनिषद है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ सामवेद के साथ और याद रखेंगे एक उपनिषद केनो उपनिषद। ठीक है, ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है आपको केनोपनिषद। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये दोनों जो हैं क्या है दोस्तों? किसके उपनिषद हैं? ये दोनों जो है सामवेद के उपनिषद हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ आप जानते हैं दोस्तों छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे प्राचीन उपनिषदों में से एक है दोस्तों ये। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। सामेल के युद्ध के पश्चात शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध सेना के एक भाग को जोधपुर किसके नेतृत्व में भेजा था? ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सामेल का युद्ध जो है किनके बीच हुआ था, कब हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर जो है सामेल के युद्ध में, युद्ध के पश्चात जो है शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध सेना के एक भाग को जोधपुर किसके नेतृत्व में भेजा था? ऑप्शन देखिए, खाफी खां व वीरन, जलाल खां व कल्याणमल, ठीक है, ख्वास खां या फिर ईसा खां या फिर मगजाम व रेऊ। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का? तो 15 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर किसके नेतृत्व में भेजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा खवास खां व ईसा खां। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे जो सामेल का युद्ध हुआ दोस्तों, ये सामेल का जो युद्ध है दोस्तों ये कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1544 में। ठीक है, 1544 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? सामेल का युद्ध। ठीक है, सामेल का युद्ध दोस्तों जिसे हम गिरी सुमेल भी कहते हैं। ठीक है, जो युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो याद रखेंगे शेरशाह और किसके बीच हुआ था? मारवाड़ के जो राव थे मालदेव, ठीक है, शेरशाह और मालदेव के बीच हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, शेरशाह और मालदेव के बीच जो है क्या हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? सामेल का युद्ध हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब हुआ था? 1544 में। ठीक, और इसी युद्ध में दोस्तों आपने देखा होगा, इसी सामेल के युद्ध में
नोट कर लें इसको भी। 1544 में हुआ था ना शामिल का युद्ध, शेरशाह और मालदेव के बीच हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी युद्ध में दोस्तों शेरशाह ने कहा था, दोस्तों एक कोटेशन आपको याद रखनी है, शेरशाह ने क्या कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो है किसने कहा था, शेरशाह ने कहा था दोस्तों। किस युद्ध में कहा था, शामिल के युद्ध में। क्या कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता है। ठीक है, बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि शेरशाह ने जो है किस युद्ध में जो है ये कोटेशन कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो याद रखेंगे किस में कहा था, शामिल के युद्ध में कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। 16 है दोस्तों, जैन धर्म के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी कि जैन धर्म के संबंध में जो है यहाँ पर कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, चलिए देखिए। पहला है, महावीर स्वामी के अनुयायियों को निर्ग्रंथ के नाम से जाना गया। दूसरा देखिए, महावीर स्वामी ज्ञात्रक वंश के क्षत्रिय थे। तीसरा देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। या फिर डी देखिए, जैन धर्म में निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यहाँ पर असत्य कथन आपने चुनना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। क्या हो जाएगा यहाँ पर असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला जो है, महावीर स्वामी के अनुयायियों को निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, ये ठीक है। दूसरा देखिए, महावीर स्वामी जो है ज्ञात्रक वंश के क्षत्रिय थे, ये भी ठीक है। तीसरा देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर असत्य कथन जो है वो आपका डी है, यानी कि जैन धर्म में निर्वाण जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैन दर्शन में जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है क्या है, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष। मोक्ष या जिसे हम क्या कहते हैं, कैवल्य। यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैन धर्म के दोस्तों जैन दर्शन में जीवन का जो अंतिम लक्ष्य वो क्या है, मोक्ष या कैवल्य है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए। निम्न में से किसका संबंध बौद्ध संघ से नहीं था। किसका संबंध नहीं था बौद्ध संघ से, वर्षावास, ठीक है, उपोषण, संलेखना या फिर प्रवारणा। क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर। किसका संबंध जो है बौद्ध संघ से नहीं था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर करेंगे। तो 17 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध संघ से कौन यहाँ पर संबंध नहीं रखता है। देखिए वर्षावास जो है ये बौद्ध संघ से है, ये तो राइट है। ठीक है, और उपोषद भी है और प्रवारणा भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संलेखना जो है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका जो है, ठीक है, ये बी ऑप्शन नीचे दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में आपको बी ऑप्शन नीचे दिया है, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संलेखना हो जाएगा। ठीक है, संलेखना दोस्तों ये इसका संबंध बौद्ध संघ से नहीं है। ठीक है, इसका संबंध किससे है, जैन धर्म की साधना पद्धति से है। सीधे याद रखेंगे, जैन धर्म से इसका संबंध है संलेखना का। ठीक, बौद्ध धर्म से नहीं है। संलेखना दोस्तों आप जानती हैं क्या होता है संलेखना। संलेखना विधि होती है दोस्तों जिसमें क्या करते हैं, जैन साधक जीवन के अंतिम समय में जो है अन्न जल त्याग कर देह त्याग करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं संलेखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करेंगे। बेसन नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करने वाला हेलियोडोरस किस शासक का राजदूत था। चलिए आंसर कीजिए, आपको बताना है बेसन नगर गरुड़ स्तंभ की स्थापना करने वाला
हेलियोडोरस जो है ये किसका राजदूत था? ठीक है, ऑप्शन देखिए, एंटियालकिड्स, ठीक है, डेमेट्रियस, या फिर यूक्रेटाइड्स, या फिर गोंडोफर्निस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बेसनगर या विदिशा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बेसनगर या फिर कहीं कहीं पर आपको विदिशा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। विदिशा या वेसनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित करने वाला हेलियोडोरस जो है दोस्तों, ये किस शासक का राजदूत था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? एंटियालकिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये जो है आपका जो आपका एंटियालकिड्स है, ठीक है, और साथ ही साथ ये किसका राजदूत था? हेलियोडोरस इसका राजदूत था, एंटियालकिड्स का, ठीक है। और ये साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि ये शुंग शासक जो है काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में आया था। अगर पूछ लिया जाएगा आपको कि जो है ये किसके दरबार में आया था हेलियोडोरस, तो ध्यान रखेंगे ये किसके दरबार में आया था हेलियोडोरस? ये आया था दोस्तों किसके दरबार में आया था? आपका शुंग शासक का नाम याद रखना है, काशीपुत्र भागभद्र, ठीक है, काशीपुत्र भागभद्र, ठीक है, काशीपुत्र भागभद्र के शासन में आया था दोस्तों, ठीक है, हेलियोडोरस, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है इंडो ग्रीक सिक्कों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यहाँ पर आपको असत्य कथन चुनना है इंडो ग्रीक सिक्कों के विषय में। चलिए पहला देखिए, इनके सिक्के सांचों में ढाले गए हैं। इन सिक्कों पर शासक का नाम एवं चित्र अंकित किए गए हैं। ये सिक्के द्विलिपि में अभिलिखित हैं, या फिर इंडो ग्रीक के सभी सिक्कों पर पंच निगम का उल्लेख हुआ है। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 19 का? इंडो ग्रीक के सभी जो सिक्के हैं दोस्तों, ठीक है, आपको बताना है इनके संबंध में, इंडो ग्रीक जो सिक्के थे, तो इनमें कौन सा कथन जो है आपका असत्य रहेगा? तो इंडो ग्रीक के सभी सिक्कों पर दोस्तों पंच निगम का उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ये असत्य है, बाकी ऊपर के तीनों जो हैं सत्य हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि जो भारत में दोस्तों पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? तो हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक शासकों ने किए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर थोड़ा जूम कम करो मैं, चलिए, दिख रहा नहीं दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है सुमेलित करना है आपने, ठीक है, निम्नांकित व्यवसायों को उनके कहे जाने वाले नाम से सुमेलित करना है। यहाँ पर फर्स्ट में आपको व्यवसाय दिए हैं और यहाँ पर नाम दिए हैं, ठीक है। पहला है देखिए, ए ऑप्शन में देखिए, भट्टी में धातु गलाने वाला क्या कहा जाता है इसको? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, भट्टी में धातु गलाने वाला कहा जाता है ध्याता। क्या कहा जाता है? 4 हो जाएगा इसका, क्या कहा जाता है? ध्याता, ठीक। दूसरा देखिए, मृद भांड निर्माता, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मृद भांड निर्माता का? तो मृद भांड निर्माता का हो जाएगा आपका कुलाल, बी का तीसरा हो जाएगा, ठीक है, मृद भांड निर्माता यानी कि कुलाल। उसके बाद देखिए तीसरा, नाई, नाई को क्या कहा जाता था दोस्तों? नाई व्यवसाय को क्या किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा नाई का? इसका हो जाएगा वाप्त्र, ठीक है, ए हो जाएगा इसका, ठीक। और यहाँ पर जुलाहा का क्या हो जाएगा? जुलाहा का आपका दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, जुलाहा का क्या हो जाएगा आपका? वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको, एक बार फिर आप जूम ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले का क्या हो जाएगा, एक ए का चौथा हो जाएगा, ठीक है, भट्टी में धातु गलाने वाला ध्याता, और मृद भांड निर्माता कुलाल, ठीक है। नाई जो है ये हो जाएगा आपका वाप्त्र, और जुलाहा हो जाएगा वाई,
ठीक है। इस प्रकार से आपका सुमेलित बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? 4312। ठीक है, 4312 किस में है? 4312, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 4312। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे, अजमेर क्षेत्र से किस शक क्षत्रप के सिक्के प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है अजमेर क्षेत्र से किस क्षत्रप के जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं। रुद्रदामन, नहपान, चस्टन या फिर माविज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का? अजमेर क्षेत्र से किस शक क्षत्रप के सिक्के प्राप्त हुए हैं? 21 का आंसर करेंगे दोस्तों, अजमेर क्षेत्र से आपको बताना है किस शक क्षत्रप के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो 21 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहपान। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। नहपान जो है ये क्षत्रप वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों। ठीक है, उसने दोस्तों सिखों का जो है राजस्थान के अजमेर और पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, यह दर्शाता है कि उनका साम्राज्य जो है उत्तर में राजपूताना के इन हिस्सों तक जो है फैला हुआ था। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे ये याद रखना है कि जो अजमेर क्षेत्र है यहाँ से किस शक क्षत्रप के सिक्के मिले हैं, तो नहपान के मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक इकाई जो है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कौन सी एक इकाई जो है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है बताना है। पहला देखिए, आहार, भुक्ति, विषय, विधि। चलिए आंसर कीजिए, 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 में आपको बताना है दोस्तों कौन सी एक इकाई जो है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर हो जाएगा आहार। आहार जो है दोस्तों ये जो है गुप्त काल से संबंधित नहीं थी। ठीक है, ये किस काल से संबंधित थी? आहार ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये मुख्यतः जो है सातवाहन और मौर्योत्तर काल में प्रचलित थी। ठीक है, कब प्रचलित थी ये? सातवाहन और मौर्योत्तर। ठीक है, मौर्योत्तर। ठीक है, मौर्योत्तर काल। तो याद रखेंगे आहार जो दोस्तों ये प्रशासनिक इकाई है ये सातवाहन और मौर्योत्तर काल में प्रचलित थी। तो यही आपका राइट हो जाएगा। बाकी तीनों जो है ये तीनों जो है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिए। दसपुर में गुप्तकालीन सूर्य मंदिर का निर्माण किस श्रेणी द्वारा करवाया गया था? आपको बताना है दसपुर में गुप्तकालीन सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किस श्रेणी द्वारा करवाया गया। पहला देखिए जंतपीलक श्रेणी, उसके बाद देखिए तैलिक श्रेणी, उसके बाद देखिए तंतवाई श्रेणी या फिर पट्टवाई श्रेणी। क्या रहेगा 23 का राइट आंसर? दसपुर यानी कि मंदसौर। ठीक है, मंदसौर में जो सूर्य मंदिर है। ठीक है, दसपुर या मंदसौर का गुप्तकालीन सूर्य मंदिर दोस्तों इसका निर्माण किस श्रेणी द्वारा करवाया गया था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? पट्टवाई श्रेणी द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में आपको बताना है निम्न 4 कथन दिए हैं, कौन सा इसमें आपका असत्य है। प्राचीन भारत में सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्तकाल में जारी हुए। ऑप्शन बी देखिए, गुप्तकालीन सोने के सिक्के कुषाणों के सिक्कों से ज़्यादा शुद्ध थे। या फिर गुप्तकाल में तांबे के सिक्कों की संख्या कुषाणों की तुलना में कम है। या फिर गुप्तकाल के सिक्कों में युद्ध और कला प्रेम का भी चिन्हाई मिलता है। ठीक है, यानी कि गुप्तकाल के सिक्कों में युद्ध और कला का चित्रण भी मिलता है। यहाँ पर चित्रण कर लेंगे इसको। ठीक, क्या रहेगा यहाँ पर? असत्य कथन आपने चुनना है 24 में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान देंगे, प्राचीन भारत में सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है गुप्तकाल में जारी हुए, ये सही है आपका। ठीक, उसके बाद देखिए गुप्तकाल में तांबे के सिक्कों की संख्या जो है कुषाणों की तुलना में कम है, ये भी ठीक है। और गुप्तकाल के सिक्कों में युद्ध और कला प्रेम का भी चित्रण मिलता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है,
बी कथन जो ये है आपका ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। ये असत्य कथन है, ठीक है। गुप्तकालीन सोने के सिक्के कुषाणों के सिक्के से ज़्यादा शुद्ध थे, ये आपका गलत है, ठीक। बाकी तीनों जो है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आंसर करेंगे। हर्षवर्धन के किन अभिलेखों से ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में गांव दान देने का उल्लेख मिलता है? चलिए आंसर कीजिए। बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख, नालंदा मरण मुद्रा अभिलेख या फिर सोनीपत ताम्रपत्र अभिलेख। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, हर्षवर्धन के किन अभिलेखों से ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में गांव दान देने का उल्लेख मिलता है? तो किस अभिलेख से मिलता है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए नीचे, यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। अग्रहार यानी कि अग्रहार भूमि अनुदान देने का स्पष्ट उल्लेख जो है दोस्तों ये मिलता है बांसखेड़ा और मधुबन ताम्रपत्र से, ठीक है। तो बांसखेड़ा और मधुबन, ए और बी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 25 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26। का आंसर करेंगे। 26 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, गौंदफर्निस पल्लव शासक था, देवभूति शुंग शासक, वसुदेव कौन शासक या फिर आंध्रक पश्चिमी क्षत्रप शासक। क्या हो जाएगा 26 का राइट आंसर? कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए गोदोफर्निस जो है ये पल्लव शासक था, ठीक है, ठीक है। देवभूति शुंग शासक था, ठीक है भी, ठीक। वसुदेव जो है कर्ण शासक था, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्रक जो है पश्चिमी क्षत्रप शासक नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंध्रक जो है ये पश्चिमी क्षत्रप शासक ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। पुराणों में सातवाहन वंश को क्या कहा जाता था? आंध्र कहा जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करना है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर दक्षिण पूर्वी एशिया का कौन सा है? ऑप्शन देखिए, बोरोबदूर मंदिर, अंकोरवाट मंदिर, महाबोधि मंदिर या फिर माया देवी मंदिर। क्या हो जाएगा 27 का राइट आंसर? दक्षिण पूर्वी एशिया और विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर दोस्तों कौन सा है? वो है दोस्तों बोरोबदूर मंदिर, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बोरोबदूर मंदिर ये पूछा जा सकता है आपको, ये कहाँ है, ठीक है। ये कहाँ है दोस्तों बोरोबदूर मंदिर? ये है इंडोनेशिया में, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको। तो इंडोनेशिया में दोस्तों स्थित है बोरोबुदुर मंदिर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह जावा द्वीप पर स्थित है और इसका निर्माण जो है 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र वंशी शासकों ने करवाया था, ठीक है। ये जो आपका बोरोबुदुर मंदिर है ये कौन से शासकों ने इसको बनाया था? ध्यान रखेंगे, शैलेंद्र वंशी शासकों ने, शैलेंद्र वंशी शासकों ने बनाया था दोस्तों इसको, ध्यान रखेंगे। और ये जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है बोरोबुदुर मंदिर, ठीक है। कहाँ है? इंडोनेशिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 है दोस्तों, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? चलिए बताइए, ये तो आपने पढ़ा है। शाहजहांनामा कौन है इसके लेखक? शाहजहां, अब्दुल हमीद लाहौरी, हाजी मोहम्मद या फिर इनायत खान। क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 का राइट आंसर? शाहजहांनामा के लेखक कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 28 का क्या हो जाएगा? इनायत खान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खान है दोस्तों, ठीक है। यह ग्रंथ दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल विशेषकर जो है दोस्तों 1628 से लेकर 1658 तक का संक्षिप्त इतिहास है दोस्तों ये, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल का स्पेशली, तो इसको याद रखेंगे। कब से कब तक? 1628 से लेकर 1658 तक, इस बीच का जो है इतिहास दोस्तों इसका संक्षिप्त वर्णन मिलता है शाहजहांनामा में, ठीक है। किसने लिखा है? इनायत खान। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया है? चलिए बताइए, अमीर खुसरो ने कौन सा ग्रंथ इसमें से नहीं लिखा है? ऑप्शन देखिए, फुतुह उस सलातीन, बी देखिए खजाइन उल फुतुह, सी देखिए नूह बिहर, या फिर तुगलकनामा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 29 का? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है अमीर खुसरो ने यहाँ पर कौन सा जो ग्रंथ है नहीं लिखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा? देखिए, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा भी लिखा है, ठीक है, खजाइल उल फुतुह भी लिखा है, ठीक है, नूह सिपेहर भी लिखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फुतुह उस सलातीन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अमीर खुसरो का ग्रंथ नहीं है। किसका ग्रंथ है अगर आपको पूछा जाएगा? फुतुह उस सलातीन, ये ग्रंथ किसका है दोस्तों? ये ग्रंथ है इसामी का। ठीक है, इसामी। ठीक है, किसका ग्रंथ है? इसामी का ग्रंथ है। बाकी तीनों किसके हैं? अमीर खुसरो के। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।